Good evening, everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. आज का टॉपिक फिर से एक हमारी एनिमल किंगडम की सीरीज में है और हमने लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन की थी इन केस ऑफ फाइलम कॉर्डेटा और जहाँ के हम पहुँच चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग अब that is a very important section and section is Agnatha. अब कॉर्डेटा का एक सेक्शन ले लेते हैं और सेक्शन क्या है हमारा एग्नेथा. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ सेक्शन एग्नेथा. नाउ एग्नेथा सेक्शन की अगर बात करें तो देयर आर सर्टन वेरी वेरी peculiar characters. अब वो peculiar characters क्या हैं? नंबर वन, दे लैक पेयर्ड अपेंडेजेस. देखिए यहां पेयर्ड अपेंडेजेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होंगे, ना ही इनके पास जॉज होंगे, यानी जॉलेस हैं. नो लैक पेयर अपेंडेजेस, जॉज एंड even certain organs like pancreas and spleen. पेनक्रियाज और स्प्लीन भी इनके पास बिल्कुल भी नहीं होंगे. तो देखिए पहला करेक्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते, ना ही इनके पास जॉज होते हैं, दे आर जॉलेस, एंड पेनक्रियाज एंड स्प्लीन इज आर ऑल्सो एब्सेंट. अब जब दूसरी चीज लेते हैं तो दूसरी चीज की हम बात करें तो यहां पर क्या है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नोटोकॉर्ड यहां पर हमेशा परसिस्टेंट रहेगी. सो नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट. तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन एक बात है कि यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें कि कुछ कैरेक्टर्स हमेशा बायोलॉजी में एक्सेप्शंस होती हैं. सो नोटोकॉर्ड अभी भी यहां परसिस्टेंट ही है एग्नेथा में, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हुई है. तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमें एग्नेथा का याद रखना है. दूसरी चीज यह ये याद रखनी है कि ऑल्फैक्टरी सैक जो है वो ऑल्फैक्टरी सैक इज सिंगल. ये सिंगल ही है, पेयर्ड नहीं है. ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है. अब यहां पर सिंगल मीडियन नैरिस है. देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सिंगल मीडियन नैरिस विच इज एक्सटर्नल और इंटरनल नैरिस इज एब्सेंट. देखिए कुछ कैरेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट आगे हम करेंगे. सो इंटरनल नैरिस जो है वो भी एब्सेंट है. ठीक है, तो एक्सटर्नल नैरिस है लेकिन एक ही सिंगल ओपनिंग है. अंदर जाके कहीं भी हमारे वहां क्या है, आपको इंटरनल नैरिस नहीं मिलेगा. नाउ एज ह्यूमंस आप देखते हो कि हमारे क्या होता है, इंटरनल नैरिस भी होते हैं, एक्सटर्नल नैरिस भी है और इंटरनल नैरिस भी है. पर यहां ऐसा कुछ नहीं होता है. तो इंटरनल नैरिस हमेशा एब्सेंट होंगे, एक्सटर्नल नैरिस सिंगल मीडियन एक ही होगा. अब उसके बाद क्रेनियल नर्व्स. देखिए क्रेनियल नर्व्स जो है वो भी दे आर 8 to 10 पेयर्स. 8 to 10 पेयर्स होंगी. अब क्योंकि क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे जब फिजियोलॉजी आएगी, तो क्योंकि क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं, दोज नर्व्स विच अराइज और एंड इनटू द ब्रेन एंड इनटू द ब्रेन. देखिए होता क्या है, ब्रेन से ही शुरू होती है, ब्रेन में ही खत्म हो जाती है. सो नेक के ऊपर ऊपर ही. अब ह्यूमंस की बात करें तो एक नर्व है जो हमारे एब्डोमेन तक जाती है, एक्सेप्ट वन ओनली. बाकी सारी की सारी, क्योंकि हमारे ह्यूमंस में 12 पेयर्स होती हैं, तो वहां एक ऐसा नर्व है, एक पेयर ऐसा है जो कहाँ जाता है, हमारे एब्डोमिनल तक जाता है. तो बाकी सारी की सारी ब्रेन में रहती है. तो एवरेज अगर देखा जाए तो इसीलिए इनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, बिकॉज दे अराइज एंड एंड इनटू द ब्रेन. सो वो कितनी है, 8 to 10 पेयर्स. इसके बाद अगर हम चले तो गोनैड्स. देखिए पेयर्ड नहीं है, गोनैड सिंगल है. और सबसे बड़ी बात, विदाउट गोनोडक्ट्स है. किसी तरह के डक्ट्स यहां प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं. सिंपल सी बात है, एग्नेथा के मामले में ये कुछ आपने कैरेक्टर्स याद रखने हैं. चलिए हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं. जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर किसी तरह के पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है. आप देखिए कोई भी पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, ना ही जॉस है, पेनक्रियास स्प्लीन भी नहीं है. नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है, इट इज नॉट चेंज्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम.
ऑल्फैक्टरी सैक सिंगल है, सिंगल मीडियन नेरिस एक जहां से जो आगे जाकर वो सीधा ओपनिंग फेरेंक्स में खुलता है। इसके बाद इंटरनल नेरिस कहीं भी नहीं है, क्रेनियल नर्व्स 8 to 10 पेयर्स हैं और गोनेड्स सिंगल है और गोनोडक्ट्स के बिना है, यानी कोई भी पाइपलाइंस नहीं है। सिंपल भाषा में बात करें तो कोई पाइपलाइन नहीं है, सीधी सेक्रेशन सीलोम में जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्शन एग्नेथा है, हमने बात की थी कि सेक्शन एग्नेथा जो है इसके अंदर देयर आर 2 क्लासेस, है ना, 2 क्लासेस है, एक प्लेकोडर्मी और एक हमारी आ जाती है द साइक्लोस्टोमेटा। एक तो एक्सटिंक्ट है, उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे नहीं, बात भी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी जो आती है द सेकंड वन इज, चलिए हम ले लेते हैं यहां क्लास साइक्लोस्टोमेटा। देखिए साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं। जहां तक साइक्लोस्टोमेटा का सवाल है ना, तो व्हाट डज साइक्लोस्टोमेटा मीन्स? देखिए साइक्लोस derived from the word cyclos means circular and stoma means mouth। तो देखिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है यहां, हर एक फाइलम का हमने करेक्टर पढ़ा, अगर आप सीरीज देखें तो आपको पता लग जाएगा। और यहां पर क्या है, देयर इज सर्कुलर सक्टोरियल माउथ इज प्रेजेंट, सकिंग टाइप ऑफ माउथ इज प्रेजेंट, सर्कुलर माउथ होगा। अब कैसा होगा, अब डायग्रामेटिकली फिर से देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और यहाँ एक दो कैरेक्टर यहाँ लिख ही लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। सो देखिए ये जितने भी है मोस्टली मैरीन है, लेकिन कुछ जो है, कुछ अगर देखा जाए, फ्यू एंटर फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में जाते हैं किसके लिए, ओनली फॉर एग लेइंग, फॉर स्पॉनिंग। देखिए सिर्फ इसके लिए, स्पॉनिंग के लिए जाते हैं, और अल्टीमेटली जब वहां लार्वा बनते हैं दे रिटर्न बैक, और फिर से वही कहानी दोहराते हैं। तो ये एक एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन वहां लिखी हुई है, मोस्टली मैरीन एंड फ्यू एंटर इनटू द फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग प्रोसेस। अंडरस्टूड? सो एग लेइंग प्रोसेस के लिए जाते हैं और अल्टीमेटली फिर से दे रिवर्ट बैक। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने जैसे कहा कि मोस्टली मैरीन है, तो अब इनके करेक्टर्स देख लेते हैं, क्योंकि सी वाटर में है तो करेक्टर्स देखना चाहिए। देखिए पहला करेक्टर जो इसका आता है ना, पहला करेक्टर जो मैं बात करूंगा वो है इसका माउथ। और माउथ किस तरह से है, चलिए एक हेडिंग के साथ ही काम करेंगे ताकि आसानी हो जाए। जब माउथ की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि माउथ इसका किस तरह से है, वो राउंडेड है, पहले ही हमने कहा, एंड राउंडेड है, वेंट्रल है, नीचे की साइड है थोड़ा सा, एंड सक्टोरियल है, सक्टोरियल। तो ये ध्यान रखिए कि यहां पर क्या है, माउथ कैसा है, राउंडेड है, वेंट्रल है, नीचे की साइड है, और सक्टोरियल है, सकिंग टाइप है। देन जब हम इसकी बात करते हैं, अपेंडेजेस की बात करते हैं हम, चलिए अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं, नहीं अपेंडेजेस रहने देते हैं, हम बात करते हैं जो कैरेक्टर हम डायग्रामेटिकली कुछ नहीं दिखा पाऊंगा वो बात करते हैं, स्किन की बात कर लेते हैं। तो देखो जब हम स्किन की बात करते हैं ना, तो इनके ऊपर इसके याद रखिएगा, द स्किन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस है, विद म्यूकस ग्लैंड्स। देखिए म्यूकस ग्लैंड्स यहां प्रेजेंट है, और ये म्यूकस ग्लैंड्स क्या करते हैं, इसको बेसिकली स्मूथ एंड स्लाइमी रखते हैं। दे कीप द स्किन स्मूथ एंड स्लाइमी, स्टिकी। अंडरस्टूड? सो इसीलिए म्यूकस ग्लैंड्स यहां प्रेजेंट है। किसी तरह के, रिमेंबर, किसी तरह के स्केल्स नहीं होते हैं, नो स्केल्स प्रेजेंट। जैसे फिशेस वगैरह में आप आगे देखेंगे कि वहां पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं,
लेकिन यहाँ पर किसी तरह के स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो स्किन स्मूथ होती है। तो चलिए एक इसकी एक डायग्रामेटिक व्यू भी ले लेते हैं ताकि हमें पता भी लग जाए और फिर हम करेक्टर्स की बात करेंगे। देखिए जब हम यहाँ इसकी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ये इस तरह से आप देखिए राउंडेड माउथ, बिल्कुल राउंडेड माउथ दिखाई दे रहा है। और इसी राउंडेड माउथ को अगर हम चले आगे तो they basically they have long eel like body, बिल्कुल लंबी ईल की तरह, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल लंबी ईल की तरह बॉडी है इसकी। और माउथ देखिए वेंट्रल साइड है, नीचे है, राउंडेड है, सकिंग टाइप है। यहां पर यहीं पर इसके क्या होता है, देयर इज प्रेजेंट ए सिंगल मीडियन नैरिस। तो देखिए यहां पर हम एक सिंगल मीडियन नैरिस, एक रेड डॉट डाल देते हैं जो ये बता रहा है कि इट इज नैरिस, सिंगल मीडियन नैरिस यहां प्रेजेंट है। यहां पर देयर इज ऑल्सो प्रेजेंट आई, और ये आई भी जो होगी इट इज नॉट फुली डेवलप्ड, हम इसे कहेंगे पीनियल आई कहते हैं, या कई बार हम कहते हैं रूडिमेंट्री आई भी कहा जाता है। तो चलिए इसको भी हम लेबल कर लेते हैं, इट इज पीनियल आई, या कहा जाता है रूडिमेंट्री आई, यानी फुली डेवलप्ड नहीं है। अब जहां तक अब इसके बॉडी के ऊपर सवाल है, अब देखिए कुछ तो स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं जो हमने बताया कि स्किन इसकी स्मूथ है विद म्यूकस ग्लैंड, कोई भी आपको स्केल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यहां पर क्या है कि लेट अस टेक द नेक्स्ट पॉइंट लाइक एक्सोस्केलेटन स्कल्पचर। क्या यहां पर कोई एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं? तो ध्यान रखिए देयर आर नो एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स, किसी तरह के कोई एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स यहां प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसको बिठा ही देते हैं ताकि आराम से हम इसको डायग्राम इसकी कंप्लीट करते जाएंगे। तो डायग्राम को साथ साथ लेबल करते जाएंगे जहां जहां पॉइंट आते जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि एक्सोस्केलेटन। देखो एक्सोस्केलेटन कैसा है, क्या कोई एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर यहाँ कोई स्केल्स या कोई हार्ड स्ट्रक्चर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं? प्लेकॉइड स्केल्स जैसे होते हैं, टिनॉइड स्केल्स होते हैं, गैनॉइड स्केल्स होते हैं फिशेस में, तो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। सो वी विल राइट हियर एब्सेंट, सिंपली वी विल राइट हियर एब्सेंट, क्योंकि मैं इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपके एकेडमिक नोट्स भी आप इसी तरह से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देन अल्टीमेटली हमारे पास आ जाते हैं एंडोस्केलेटन। अब जब एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो देखिए एंडोस्केलेटन में मैंने पहले ही एक नेथा में कह दिया कि यहां पर नोटोकॉर्ड वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो हम यहां यही लिखेंगे कि नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है, इट इज नॉट चेंज्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। सो ये ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है, नोटोकॉर्ड यहां बिल्कुल सेम रहती है। अब थ्रू आउट द बॉडी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन के बाद हम यहां बात कर लेते हैं कि क्या यहां कोई अपेंडेजेस है। चलिए हम अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं। तो हमने एग्नेथा में अभी कहा था कि किसी तरह के पेयर्ड अपेंडेजेस यहां नहीं होते हैं। तो एक बार फिर से मुझे लगता है लेकिन लिखना ही चाहिए कि पेयर्ड अपेंडेजेस यहां नहीं है, देयर आर नो पेयर्ड अपेंडेजेस, एब्सेंट। तो किसी तरह के पेयर्ड अपेंडेजेस यहां नहीं है। अब दूसरी बात आ जाती है फिर है क्या। देखो यहां आपको दिखाई देंगे, वी विल हैव, हम यहां देखते हैं कि देयर आर सर्टन, वी हैव फिन्स, और फिन्स कैसे हैं, डॉर्सल फिन्स। तो देखिए आपको यहां ये डॉर्सल फिन्स ग्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। सो डॉर्सल फिन यहां है, सो लेट अस लेबल दिस आल्सो डॉर्सल फिन। और इसके बाद
अनदर अपेंडेज जो हमें यहां दिखाई दे रहा है वो यहां पीछे, ये यहां पर। सो दिस इज द कॉर्डल फिन। तो कॉर्डल फिन भी यहां है। तो लेट अस लेबल दिस, कॉर्डल फिन भी है, सिंगल कॉर्डल फिन है। और इसी के अलावा यहां पर इस पोर्शन में वी विल हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एनस। तो यहां पर हमें एनस भी दिखाई देगी। तो चलिए, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा, फिर भी लेबल कर लेते हैं क्योंकि बीच में आ रहा है। और इसी के साथ साथ यहां पर हमें वी विल हैव another fin। यहाँ एक और फिन आपको कई फिशेस में दिखाई दे, कई साइक्लोस्टोमैट्स में दिखाई देगा, जैसे मिक्सिन में आपको यहाँ पर नीचे वी विल हैव द मीडियन फिन। सो यहाँ तो नहीं होगा साइक्लोस्टोमैट्स में, लेकिन यहाँ पर आपको मीडियन फिन दिखाई देगा। तो देखिए, मीडियन फिन भी यहाँ प्रेजेंट होता है, सॉरी साइक्लोस्टोमैट्स में भी प्रेजेंट होता है। सो दो एग्जांपल्स हैं इसकी जो हम आगे करेंगे। तो साइक्लोस्टोमैट्स में आपको देखिए क्या क्या दिखा, आपको 3 तरह के फिन्स, और वो पेयर्ड नहीं है। वो कौन कौन से दिखे? नंबर 1 इज डॉर्सल फिन, एक आपको दिखाई दिया जो हमने ड्रॉ किया, जो यहां भी है और इवन आपके मिक्सिन में भी दिखेगा। इसके बाद देयर इज मीडियन फिन, और जिसको वेंट्रल फिन भी कहते हैं। मीडियन फिन इज आल्सो नोन एज वेंट्रल फिन। और इसके साथ साथ ये आपको पीछे अगर आप देखो तो इट इज एसिमेट्रिकल हेट्रोसीरल फिन आपको यहां दिखाई देगा, जिसे हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज द कॉर्डल फिन। तो देखिए, आपको यहां 3 तरह के फिन्स यहां दिखाई दिए। हमने क्लियर बात कर दी कि अपेंडेजेस कौन से हैं। इसके अलावा देन लेट अस टेक द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आ जाता है कि हमारा यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पेक्यूलियर स्ट्रक्चर है। देखिए, माउथ भी है, एनस भी है, माउथ सक्टोरियल है, और इसके माउथ के अंदर ओरल ये जो शक्कर है यहाँ पर इट सक्स, और इसके पास टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात की जाए ना, जो एनसीईआरटी में है, वो है इसकी एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में देयर इज अ फोल्ड कॉल्ड, सो इसकी जो इंटेस्टाइन अगर हम कही जाए तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या है? इंटेस्टाइन possess a fold, possess a fold, और वो फोल्ड क्या है? that fold is known as टाइफेलोसोल। उस फोल्ड को क्या कहा जाता है? that fold is टाइफेलोसोल। और जिसका बेसिकली काम क्या है? इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। इसका काम क्या है? दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस। तो ये यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, तो इसको याद रखिएगा भाई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर रेस्पिरेशन के लिए क्या है। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन के लिए यहां कैसे होती है रेस्पिरेशन? देखिए, रेस्पिरेशन यहां होती है कुछ, देयर इज प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, आपको यहां दिखाई देगी। देखिए, गिल स्लिट्स है, और गिल स्लिट्स यहां कितनी हैं? दे आर 6 to 15 pairs of gill slits are present. Of gill slits are present for respiration. 6 से 15 ये गिल स्लिट्स यहाँ प्रेजेंट है, जो डायरेक्टली ओपन हो रही है अंदर को। और यहाँ से अगर देखा जाए तो कहीं भी अगर नेरिस देखा जाए तो नेरिस का कहीं भी इसके साथ कोई कनेक्शन
खास नहीं होता। सो नेरिस सीधा एक ओपन एक सरफेस पे खुलता है। तो ये जो यहाँ गिल स्लिट्स है, इनका काम है रेस्पिरेशन में मदद करना। वाटर एंटर्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर लीव्स, सिंपल सा एक प्रोसेस है। तो कोई खास यहाँ हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहां आपको मिलेंगी किडनीज। यहां आपको क्या मिलेगी? द किडनीज। और किडनीज कैसी है? अगर किडनीज की बात की जाए तो दे आर, हम इन्हें कहते हैं ओपिस्थोनेफ्रॉस। दे आर ओपिस्थोनेफ्रॉस और मीजोनेफ्रॉस किडनीज। मीजोनेफ्रॉस किडनीज। सो दे आर ए पेयर। वो एक पेयर में प्रेजेंट होती है, वो एक पेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है? ओपिस्थोनेफ्रॉस किडनी क्या है, मीजोनेफ्रॉस किडनी क्या है, इसको एक डिटेल में हम लेंगे। फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखिए कि पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट। अगर ऐसे भी आप लिखते हैं तो तब भी ठीक रहेगा। सो ये टर्म्स हम आगे डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो मुझे लगता है कि वहीं पर हम करें। तो यहां आप याद रखिए कि पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन। देन इसके बाद हम ले लेते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ नेचुरली क्लोज्ड है और यहाँ पर प्रेजेंट क्या होता है? वन ऑरिकल, वन वेंट्रिकल। लेकिन हार्ट कैसा है? एस शेप्ड हार्ट। सो एस शेप्ड हार्ट इज प्रेजेंट। और यहां पर जो इसके, अगर बेसिकली इसके आरबीसी देखा जाए ना, ब्लड सेल्स आरबीसी देखे जाए, वो किस तरह के हैं? इरेगुलर एंड न्यूक्लिएटेड। ये कैसे है? न्यूक्लिएटेड है। क्लियर? किसी तरह के वो नहीं है जैसे हम में है सर्कुलर है या बाइकनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड है, या बाकियों में होते हैं ओवल बाइकन्वेक्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। यहां पर क्या है? न्यूक्लिएटेड तो है लेकिन इरेगुलर है। आरबीसीज इरेगुलर है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। एस शेप्ड हार्ट है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है। सिंपल सी बात है। तब हम चलते हैं, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके सेंसरी सिस्टम पर। देखिए अगर जब हम सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं ना, तो अब कुछ डायग्राम से हम देखते हैं कि इसके सेंसरी सिस्टम में क्या क्या है। देखो जब हम सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी लेटरल लाइन सेंसेस भी होती हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं विच डिपिक्ट्स द लेटरल लाइन। तो यहाँ से ले लेते हैं हम। सो दिस इज लेटरल लाइन सेंसेस। सो लेटरल लाइन सेंसेस भी डेवलप्ड होती है। लेटरल लाइन सेंसेस आर गुड, आर डेवलप्ड, यानी माइनर सी भी कोई भी यहाँ पर कोई मूवमेंट होगी तो ये डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये इनके पास एक, किसी भी मैरीन एनिमल के पास ये लेटरल लाइन सेंसर्स का होना बड़ा जरूरी है। तब उसके बाद अगर दूसरी चीज देखा जाए तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी सैक जो है, क्योंकि एक नेथा के मेंबर है तो ऑल्फैक्टरी सैक्स क्या होंगे? पेयर्ड होंगे या सिंगल होंगे? सिंपल सी बात है, सिंगल होंगे। सो ऑल्फैक्टरी सैक इज सिंगल। इसके अलावा आप देखो देयर इज सिंगल मीडियन नेरिस, सिंगल मीडियन नेरिस है, डायरेक्टली अंदर खुलता है। यहां कोई इंटरनल नेरिस नहीं है। सो फिर से लिख देते हैं इंटरनल नेरिस एब्सेंट। देखो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इंटरनल नेरिस एब्सेंट। और एक और चीज जो मैं कहूंगा, देयर आर इंटरनल ईयर के पास क्या है? इंटरनल ईयर हैज one or two semi-circular ducts.
सो देखिए यहाँ क्या है, सेमी सर्कुलर डक्ट्स प्रेजेंट हैज सेमी सर्कुलर डक्ट्स। और सेमी सर्कुलर डक्ट्स हमें मालूम है कि हमारे भी इंटरनल एयर में होते हैं और बेसिकली ये हेयरिंग और इक्विलिब्रियम का काम करते हैं और यहाँ भी यही काम करते हैं सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि यहाँ पर जो इनकी सेंसरी सिस्टम है ना वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया है। सो ऑल्फैक्टरी सैक्स है, सिंगल मीडियन नायरस है, इंटरनल नायरस एब्सेंट है और इंटरनल एयर के पास एक या दो सेमी सर्कुलर डक्ट्स होते हैं ग्नेथा की तरह ही। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम में क्या क्या है। तो नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, यहाँ से हम मिटा ही देते हैं, इसकी कोई अब जरूरत नहीं रही है। जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है कि नर्वस सिस्टम में देयर आर सिंपल, वही बात, क्रैनियल नर्व्स है। और क्रैनियल नर्व्स कितनी हैं? क्रैनियल नर्व्स है दे आर 8 to 10 पेयर्स, 8 to 10 पेयर्स है। तो ध्यान रखिएगा 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स है, याद रखिएगा क्योंकि आगे फिर आ जाएंगी, अगर जब हम कॉन्डेक्स साइज पर पहुंचेंगे तो 10 पेयर्स आ जाएंगे। सो 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट जो सारा काम करती हैं। यहाँ पर किस तरह का आपको जो जितना भी एंडोस्केलेटन है, एक और चीज़ में बता दूं जो मेरे ध्यान में आ रही है बात, डेट इज कार्टिलेजिनियस। यहाँ पर किसी भी तरह के बोनी स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, कार्टिलेजिनियस ही होंगे स्ट्रक्चर्स। सो क्रेनियम भी अगर है तो क्रेनियम भी कार्टिलेजिनियस ही होगा और नोटोकॉर्ड भी कार्टिलेजिनियस होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। देन फाइनल हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, और जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगी। फर्टिलाइजेशन क्या होगी? एक्सटर्नल होगी, बाहर फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसीलिए देखो क्या होता क्या है कि ये जो इसके गोनैड्स होते हैं ना, गोनैड्स सिंगल होते हैं विदाउट गोनोडक्ट्स होते हैं। तो गोनैड्स टेरिटरी जो कैविटी है या सिलोम जिसे बोलते हैं, वहां पर स्पर्म शेड करते हैं, स्पर्म वहां फेंके जाते हैं और वहां से फिर वो बाहर चले जाते हैं पानी में। फिर वहां आगे नेचुरली ये अपनी स्पॉनिंग प्रोसेस करते हैं, एग लेइंग करते हैं फीमेल, और अल्टीमेटली क्या होता है कि दे फर्टिलाइज एंड डेवलपमेंट जो है, अब बात उसी की आ गई, डेवलपमेंट क्या है यही कर देते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लार्वल फॉर्म बनती है और उस लार्वल फॉर्म का नाम है, द लार्वल फॉर्म इज एमोसीट लार्वा। देखिए एमोसीट लार्वा यहां बनता है, खास तौर पे अगर पेट्रोमाइजोन की बात करें तो पेट्रोमाइजोन में एमोसीट लार्वा बनता है। क्लियर? उसके बाद एक और जो पॉइंट यहां हमें लिखना बहुत जरूरी है, दे आर, टेम्परेचर कैसा है इनका, यानी बॉडी टेम्परेचर किस तरह का है, क्या ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं या अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं। तो याद रखिए दे आर पोकिलोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड, पोकिलोथर्मिक, यानी ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। दे आर नॉट वार्म ब्लडेड लाइक अस। आज जैसे अब ठंड बढ़ गई है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा, इंटरनल टेम्परेचर वही रहेगा, बाहर चाहे जैसा भी है, 15 है, 14 है, 5 है, कुछ भी है। लेकिन यहाँ पोकिलोथर्मिक में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरनमेंट ये अपने टेम्परेचर को उस तरह हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं ताकि बॉडी सिस्टम जो है प्रॉपरली चले। दे आर पोकिलोथर्मिक और मैरीन है। और ये करेक्टर्स जो है ना, आपको देखो सिंपल करेक्टर्स है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने इनको एक्सप्लेन किया। और यहाँ याद रखिए एग्जाम्पल्स क्या है, वेरी गुड एग्जाम्पल्स आर, सो एग्जाम्पल्स क्या है, पेट्रोमाइजोन, जिसकी अभी आपने एक स्ट्रक्चर देखा, पेट्रोमाइजोन विच इज ऑल्सो नोन एज द लैम्प्रे। इसके अलावा अनदर एग्जाम्पल इज हमारी जो आती है मिक्सिन,
या जिसे हम कहते हैं हैगफिश। है ना, कई बुक्स में मिक्सिन और हैगफिश को ये भी लिखा गया है कि इसमें नेचुरली क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकी बॉडी ऑलमोस्ट ईल लाइक ही होती है, लेकिन इसमें सिर्फ मिक्सिन में जो मैंने एक हल्का फुल्का कहीं स्ट्रक्चर देखा था, मिक्सिन में सिर्फ एक ही बात होती है कि उनका जो माउथ है ना वो इंटीरियर होता है, इस तरह से होता सेक्टोरियल ही है, और इसके आगे ये इस तरह से ओरल हुड्स जैसी, टेंटिकल्स जैसी होती है, इस तरह से। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह का होता है, बिल्कुल इसी तरह का ही होता है ऑलमोस्ट। सो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और जो मिक्सिन में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो गिल स्लिट्स है, जैसे यहाँ पर आपको 5 to 6 to 15 पेयर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मिक्सिन में सिर्फ 1 पेयर ही होती है, एक ही पेयर होता है। स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं, मीडियन फिन, बाकी वो सारी चीजें। स्लाइम ग्लैंड्स इसलिए कि वो स्लाइमी इसको एपिडर्मिस रखते हैं, और एक ही पेयर के यहाँ दे हैव ओनली 1 पेयर ऑफ गिल स्लिट यहीं पर होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक फर्क है अगर आप इसके और उसके स्ट्रक्चर पे देखें, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रक्चर, एग्नेथा के कैरेक्टर्स और ऑलमोस्ट जो ये क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल है। हाँ, कुछ टर्म्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक में ना ही कंफ्यूज करें, हम उसको आगे ज़रूर लेंगे। तो लेट अस सी, कल हम एक और सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, नेथोस्टोमेटा। अब हम टॉपिक के कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और आई होप इसको जल्द से जल्द हम इस वीक में ख़त्म कर देंगे, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर पकड़ेंगे सेल बायोलॉजी, जो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।